अब सेकंड टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले सीएम गुलबर्ग एंड पी वेज ने दी है ये स्टेटमेंट 1864 में। ही स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन rate at which a substance reacts is proportional to its active mass and rate of chemical reaction is proportional to प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। इसको हम शॉर्ट वर्ड्स में करें तो वो मेन कह रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो उन रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 यूज़ कर रहे हैं, उनके एक्टिव मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। इसकी सेकंड जो है स्टेटमेंट वो है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशी रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीन जिससे हमने जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, उनमें हम जितने भी उनके मोल्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो है प्रोडक्ट को उनको जो प्रोडक्ट लेंगे वो प्रोडक्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन के रेट के इक्विवेलेंट होगा। और वो आगे जाके जब हम उसके मेन इक्वेशन को जब हम आगे यूज़ करते हैं, उनके कांस्टेंट निकालते हैं, तब वो जो उनके मोल्स हैं वो उनके कोएफिशिएंट्स बन जाते हैं। तो उसमें जो है मोलर कंसंट्रेशन मींस जो है यहाँ एक्टिव मास का वर्ड यूज़ हुआ है। एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। कब जब भी हम कोई 2 रिएक्टेंट मिला के हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे ही 2 रिएक्टेंट नहीं ले लेते, 2 रिएक्टिंग स्पीशी के हम मोल्स लेते हैं, उनके ग्राम्स वगैरह लेते हैं ताकि हम उनकी स्पेसिफिक अमाउंट को मिलाएं, तब जाके प्रोडक्ट बनती है, अदरवाइज़ नहीं बनती। तो उसमें ये है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हमने सी से शुरू किया है। सी से शो करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी। इसमें जो सी और डी है वो प्रोडक्ट्स को शो कर रहे हैं, और मोलर कंसंट्रेशन को शो करने के लिए उन्होंने ब्रैकेट्स लगाई हैं। किसी चीज़ के मोलर कंसंट्रेशन को उस शो करने के लिए उस चीज़ को ब्रैकेट्स में लिख दे, लार्ज ब्रैकेट्स। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। फॉरवर्ड रिएक्शन जब हमने करना है तो इधर रिएक्टेंट लिख देने हैं और इसका कांस्टेंट लगाया के एफ, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, साथ में ए एंड बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मैंने कहा आपने जो यहाँ चीज़ लेनी है वो एज ए रिएक्टेंट हो। जब रिवर्स रिएक्शन करना है, हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, ए बी से सी डी बनाया, तो जब हम रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो सी डी जो पहले प्रोडक्ट था वो एज ए रिएक्टेंट काम करेगा। नाउ एज ए रिएक्टेंट वो यहाँ पे लिख दिए गए के आर, यानी रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम। वो जो है केमिकल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन के मुताबिक जो फॉरवर्ड है वो इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। जब हमने लिख दिया तो फॉरवर्ड ओवर रिवर्स किया, यानी ये इक्वेशन उसके नीचे चली गई, सॉरी, फॉरवर्ड ओवर रिवर्स, के आर उधर नीचे चला गया तो ए और बी इधर नीचे आ गया, फ्रेंड्स में कर दिया हमने इसको, तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। तो ये वाली फॉरवर्ड ओवर रिवर्स रिएक्शन, इसको हमने एक ही कांस्टेंट का नाम दे दिया और इसको कहते हैं के सी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जनरल इनको दोनों को मिला के एक कांस्टेंट बना दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है, के सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इनिशियल कंसनट्रेशन लेते हैं उस पे उससे ये इंडिपेंडेंट होता है, उनके कंसंट्रेशन से केसी पे उस कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। केसी इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इनकी नेचर पे डिपेंड करता है किस किस्म का हमने सॉल्वेंट लिया, किस किस्म का रिएक्टेंट लिया, उसके साथ ये चेंज हो सकता है। तो हम इसमें है, इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड इन नोमिनेटर। फ्रैक्शंस में जो हिस्सा ले रहे तो जो बटे के ऊपर वाला है नोमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। तो हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो नोमिनेटर में आ रही हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ रही हैं। तो हम के सी की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड होगा, यानी ए बी से सी डी बनेगा। लेकिन अब के सी की वैल्यू लेस देन 1 होगी, अगर लार्जर देन 1 है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर लेस देन 1 है तो रिवर्स रिएक्शन होगा, यानी सी डी से वापस वो रिएक्टेंट बनेंगे। तो हम फॉर मोर जनरल इक्वेशन फॉलोइंग टाइप, हम इसमें अब सिंपल पहले इक्वेशन ली थी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, हम उसमें मोल्स लेते हैं कि हमने ए का अगर मोल दिया, ए बी का बी, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं लिख सकते क्योंकि हम जनरल ले रहे हैं, वरना क्वांटिटी लिखनी थी इतने मोल्स, 4 मोल्स, 6 मोल्स, 8 मोल्स, इस हिसाब से। तो हम यहाँ पे ए बी को एज अ मोल यूज़ कर रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं
कि रिएक्टेंट के इतने मोल्स, बी के इतने मोल्स, तो प्रोडक्ट इतने इतने मोल्स में बनी है। जो मोल्स हैं ए बी सी डी वो मोल्स ऑफ स्पीशीज़ को शो कर रहे हैं, और उन मोल्स को हम जब इस इक्वेशन में लिखते हैं, जनरल इक्वेशन में लिखते हैं, तो वो उनके कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। डेफिनेशन में भी यही शो किया गया। और ये जो इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया गया। इक्वेशन 2 मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉ ऑफ ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। जो हमें इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है प्रूव हमें चाहिए था वो ये मिल गया। नाउ इसमें जो सी सबस्क्रिप्ट सी है इज़ यूज टू इंडिकेट कंसनट्रेशन, यानी मोलैरिटीज़ जो हमने लिए हैं, इनके मोल्स लिए हैं, ये यूज्ड इन मास एक्शन एक्सप्रेशन। ये जो सबस्क्रिप्ट सी यूज़ किया गया है। ये इक्वेशन यूज़ की जाती है फॉर स्ट्रिक्टली यूज़ की फॉर फॉर आइडली डाइल्यूट सॉल्यूशंस, क्योंकि जो नॉन आइडियल हैं उनके लिए हम मोलर कंसंट्रेशन की बजाय हम अफेक्टिव या एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करते हैं। अफेक्टिव या एक्टिव कंसंट्रेशन को ए अल्फ़ा से शो करते हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गैमा इंटू एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ 100% डिसोसिएटेड। जो है इसमें 100% डिसोसिएटेड मीन रिएक्टेंट जो है टोटली कन्वर्ट हो गए इनटू प्रोडक्ट्स। तो उस एक्टिविटी जो है गैमा को एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। जिस तरह हमने वहाँ कंसंट्रेशंस लिए थे ना कि इतने मोल्स, इतने मोलर कंसंट्रेशन, तो कहते हैं कि फॉर हायर कंसंट्रेशन के लिए मोलर कंसंट्रेशन लेने की बजाय हम एक्टिव कंसंट्रेशंस लेते हैं उनकी। उसके लिए जब हम उसकी भी इक्वेशन बनाते हैं जस्ट लाइक दिस के प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, तो यहाँ पे एक्टिव कंसंट्रेशन को ए टर्म्स से इधर शो कर दिया जाता है। यहाँ के सी इज़ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।